नमस्कार साथियों। आज हम यहाँ पर बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर शुरू कर रहे हैं और इस चैप्टर की शुरुआत हम बेसिक तौर पे करेंगे, यानी बिल्कुल जो कमज़ोर जो विद्यार्थी हैं वो भी इस टॉपिक को आसानी से समझें। और यहाँ पर हम इस चैप्टर की जो शुरुआत है वो सामान्यतः केमिस्ट्री के जो पेपर होते हैं पास कोर्स में कॉलेज स्तर पे वो सामान्यतः 3 होते हैं। तो पहले हम केमिस्ट्री के पेपरों के बारे में यहाँ पर देखते हैं कि जो केमिस्ट्री है उसके कॉलेज स्तर पे 3 पेपर होते हैं। फर्स्ट जो हमारा पेपर होता है केमिस्ट्री का वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और सेकंड जो पेपर है वो है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और थर्ड जो पेपर है वो है फिजिकल केमिस्ट्री, यानी इसको अपन सामान्यतः हिंदी में बोलते हैं अकार्बनिक रसायन, और इसे बोलते हैं अपन कार्बनिक रसायन। और जो थर्ड पेपर है इसे बोलेंगे हम भौतिक रसायन, भौतिक रसायन। कॉलेज स्तर पे ये जो तीनों पेपर हैं ये टोटल मार्क्स होता है 100 नंबर के, ठीक है। तो इसमें देखो जो हमारा जो पहला पेपर है कार्बनिक रसायन का, ये फर्स्ट पेपर है 33 नंबर का, सेकंड पेपर भी यहाँ पर 33 नंबर का, और जो थर्ड पेपर है वो है 34 नंबर का। इस प्रकार से इनका जो टोटल होता है वो 100 नंबर का होता है, प्लस इसमें 50 नंबर जो होते हैं हमारे प्रायोगिक कार्य के होते हैं प्रैक्टिकल के। तो यहाँ पर टोटल जो केमिस्ट्री का पेपर है कॉलेज स्तर पे वो है 150 नंबर का। अब देखिए यहाँ पर हम जो आज जो पेपर शुरू कर रहे हैं वो पेपर शुरू करेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन का। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कार्बनिक रसायन से संबंधित जो सिलेबस है आप लोगों का वो मैं यहाँ पर एक बार आप लोगों को बता रहा हूँ। इस सिलेबस को आप लोग कॉपी का जो फर्स्ट पेज होता है हमारा, जो हम नोट्स बनाते हैं, उस कॉपी की फर्स्ट पेज पे आप लोगों को सबसे पहले सिलेबस के बारे में लिखना चाहिए, नोट करना चाहिए कि आप लोगों के सिलेबस में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। क्योंकि अलग अलग जो यूनिवर्सिटियां होती है उनके जो सिलेबस होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर केवल मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो पास कोर्स का जो सिलेबस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो आप लोगों के सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप सबसे पहले इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसे आप लोगों की नोटबुक्स के फर्स्ट पेज पे नोट करें। तो इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यानी जो हमारे पास कोर्स की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का जो पास कोर्स है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो पहली यूनिट है, यानी हम जो कहें कि इसमें टोटल जो यूनिट्स होती हैं वो होती हैं हमारे 5। और ये 5 यूनिट्स जो हैं कौन कौन सी हैं वो आप लोग देखिए। जो यूनिट नंबर जो हमारे फर्स्ट है इसमें है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, यानी कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि, पहली यूनिट्स का क्वेश्चन है हमारा ये। उसके बाद में जो सेकंड यूनिट है, इस सेकंड यूनिट में है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ
कंपाउंड। इसी में इस स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप लोगों के टॉपिक्स जुड़े हुए हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दूसरा है इसमें जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म, और इसी में जुड़ा हुआ है आप लोगों के कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। यानी जो स्टीरियो केमिस्ट्री वाली जो यूनिट्स है उसमें देखो प्रकाशिक समायोगिता, ज्यामितीय समायोगिता और संरूपण समायोगिता आप लोगों को पढ़नी है। यूनिट नंबर जो थर्ड है ये आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे बड़ी यूनिट मानी जाती है, और सबसे बड़ी यूनिट के साथ साथ ये आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है, नींव, जिसे अपन कहते हैं आधार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यदि अपन को पढ़नी है तो सबसे पहले इस यूनिट नंबर थर्ड को हमें जरूर पढ़ना है। जब तक हम यूनिट नंबर थर्ड को नहीं पढ़ते हैं तब तक हम इन यूनिट्स के बारे में या जो इन यूनिट्स में जो हमारा मैटर है उसको हम नहीं समझ सकते। तो ये आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे मेन यूनिट मानी जाती है। इस यूनिट्स के अंतर्गत आप लोग सबसे पहले पढ़ोगे एल्केन्स और साइक्लो एल्केन्स। फिर इसी में एक चैप्टर तो आप लोगों का ये हो गया। दूसरा जो चैप्टर है इसी में है एल्केन्स, साइक्लो एल्केन्स, डाइन्स एंड एल्केन्स, साइक्लो एल्केन्स, डाइन्स और एल्काइन। तो ये जो यूनिट्स है आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे बड़ी यूनिट्स मानी जाती है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये क्या है, बेस भी है। उसके बाद में जो यूनिट नंबर जो फोर्थ है हमारी वो है एरेंस एंड एरोमेटिक, और इसी में आप लोगों का एक चैप्टर और जुड़ा हुआ है, वो चैप्टर है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शंस, अभिक्रिया एक चैप्टर हमारा ये भी जुड़ा हुआ है। उसके बाद में जो यूनिट नंबर आप लोगों की जो फिफ्थ है, इस फिफ्थ यूनिट में देखो एल्काइल एंड एरिल हैलाइड। एल्किल हैलाइड एंड एरिल, ये इसमें आप लोगों का जुड़ा हुआ मैटर है, एल्किल एंड एरिल हैलाइड्स के रूप में। एरिल हैलाइड एंड एल्किल, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड्स का ये चैप्टर आप लोगों के यहाँ यूनिट नंबर 5 में जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से आप लोगों की देखो ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों की 5 यूनिट्स मानी जाती हैं।
इन 5 यूनिट्स में से सबसे बड़ी जो यूनिट्स है वो आप लोगों की है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 3, जिसमें आप लोग एल्केन्स, साइक्लोएल्केन्स, एल्केन्स, साइक्लोएल्केन्स, डाइन्स और एल्काइंस का अध्ययन करते हैं। और ये जो यूनिट्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आधार यानी बेस माना जाता है। यदि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है और मजबूत इसे रखना है, हमारा पावरफुल स्ट्रॉन्ग मैटर यदि रखना है, तो हमें सबसे पहले यूनिट नंबर 3 को पढ़ना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यूनिट नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते किसे हैं और इसकी जो शुरुआत हुई वो किस प्रकार या किस आधार को लेकर हुई, उसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सामान्य जानकारी देता हूँ। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो शब्द है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक जो शब्द है ये सामान्यतः ऑर्गेनिज्म से व्युत्पन्न हुआ है। ऑर्गेनिज्म शब्द से व्युत्पत्ति हुई इसकी। ऑर्गेनिक जो शब्द है, इस ऑर्गेनिक शब्द की जो व्युत्पत्ति है ये ऑर्गेनिज्म शब्द से मानी जाती है। और जो ये ऑर्गेनिज्म जो शब्द है ये सामान्यतः काम में लिया जाता है जीवधारियों के लिए। किसके लिए काम में लिया जाता है? जीवधारियों के लिए। अब जीवधारी जो होते हैं वो सामान्यतः देखो जंतु के रूप में भी होते हैं, जंतु के रूप में भी होते हैं और ये पादपों के रूप में भी होते हैं। यानी जीवधारी वे होते हैं जो सामान्यतः श्वसन क्रिया में किसका उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये जो ऑर्गेनिज्म जो शब्द है ये जीवधारियों से संबंधित है और जीवधारी हमारे पास यहाँ पर जंतु और पादप के रूप में होते हैं। तो देखो एक वैज्ञानिक थे हमारे पास बर्जीलियस, बर्जीलियस के अनुसार इन्होंने सबसे पहले हमें ये बताया कि कार्बनिक यौगिक होते क्या है, कार्बनिक यौगिक होते क्या है। तो बर्जीलियस ने बताया कि वे यौगिक जो जीवधारियों से, वे यौगिक जो जीवधारियों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं, उन्हें हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। यानी ये सबसे पहले किसने बताया हमें? बर्जीलियस ने। बर्जीलियस के अनुसार वे यौगिक जो जीवधारियों से प्राप्त होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं? कार्बनिक यौगिक कह देते हैं। फिर बर्जीलियस के द्वारा ही एक सिद्धांत दिया गया, जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत, इस जैव शक्ति सिद्धांत के द्वारा बर्जीलियस ने यह बताया कि जो कार्बनिक जो यौगिक होते हैं उनको हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। यानी इस सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिकों को, कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में संश्लेषित नहीं किया जा सकता, किस सिद्धांत के अनुसार? जैव शक्ति सिद्धांत के अनुसार।
जैव शक्ति सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। इस सिद्धांत के अनुसार ये सिद्धांत ये कहता है कि जो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं ये एक रहस्य में ही विधि के द्वारा केवल जीवधारियों के अंदर ही बनते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं इस सिद्धांत के अनुसार, इसके अनुसार कार्बनिक यौगिक या यौगिकों का संश्लेषण रहस्यमय विधि के द्वारा जीवधारियों के अंदर होता है। जीवधारियों के क्या होता है? अंदर होता है। इस सिद्धांत के अनुसार, जैव शक्ति सिद्धांत के अनुसार, और जैव शक्ति सिद्धांत दिया किसने था? बर्ज़िलियस ने दिया था। तो ये जो अवधारणा है ये बर्ज़िलियस की हुई, कि सिद्धांत भी बर्ज़िलियस ने दिया है, तो ये इसके बारे में भी किसने कहा होगा? ये कथन भी किसने कहे होंगे? बर्ज़िलियस ने। तो अपन ये कह सकते हैं बर्ज़िलियस के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का प्रयोगशाला में संश्लेषण नहीं किया जा सकता। इन्हीं के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का जो संश्लेषण है वो रहस्यमय विधि के द्वारा जीवधारियों के अंदर होता है। फिर इसी तथ्य का जो खंडन है वो एक वैज्ञानिक हुए, वोहलर। इस वैज्ञानिक ने इस तथ्य का क्या कर दिया? खंडन कर दिया। तो देखिए इसने खंडन किस प्रकार से किया उसे देखते हैं हम। देखो बहुलक संश्लेषण, इन्होंने बताया कि ये बताया क्या कि इन्होंने सबसे पहले क्या किया? प्रयोगशाला में टेस्ट किया, और प्रयोगशाला में टेस्ट करने के दौरान इन्होंने बताया कि अमोनियम सल्फेट प्लस पोटेशियम साइनेट, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट दोनों के विलयनों को एक साथ मिलाया। दोनों के विलयनों को क्या कर दिया? एक साथ मिला दिया, और मिलाकर इसने क्या किया? उनको गर्म किया। तो गर्म करने पर इन्होंने पाया कि यौगिक बना NH4CnO, ये बना, और एक बन गया यहाँ पर K2SO4, पोटेशियम सल्फेट बन गया। यानी ये बन गया हमारे पास अमोनियम साइनेट। बना। इस अमोनियम साइनेट के द्वारा जब इसने क्या किया? इस अमोनियम साइनेट को ऊष्मा दी। क्या दी? ऊष्मा दी, हीट दी। तो ऊष्मा पाकर ये अमोनियम साइनेट का पुनर्विन्यास हो गया। पुनर्विन्यास हुआ, और पुनर्विन्यास के द्वारा यहाँ पर पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रथम ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको अपन बोलते हैं यूरिया, ये बनाया। सबसे पहले बनाया किसने इसको? हॉलर ने। इसलिए इस विधि को या इस तत्व को अपन हॉलर संश्लेषण भी कहते हैं। इसने क्या किया? अमोनियम साइनेट और पोटेशियम साइनेट दोनों का विलयन लिया, और दोनों के विलयन को लेकर क्या किया? इसने
गर्म किया, गर्म करने पर यहाँ पर सबसे पहले बनता है अमोनियम साइनेट और पोटेशियम सल्फेट। फिर इसमें से अमोनियम साइनेट को पृथक करके इसने पुनः इसको अलग से क्या किया, गर्म किया। गर्म करने पर ये पुनर्विन्यासित हो गया और पुनर्विन्यासित होने पर हमें प्राप्त हुआ यूरिया, जो कि प्रयोगशाला में निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक माना जाता है। प्रयोगशाला में निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, यूरिया। इस यूरिया का जो सामान्यतः IUPAC नाम है, IUPAC जो नाम है वो होता है एमिनो मैथेनामाइड। एमिनो मैथेनामाइड, एमिनो मैथेनामाइड। देखो एमिनो शब्द तो हमारे पास ये हुआ यहाँ पर, और मैथेनामाइड ये हुआ, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा एमिनो मैथेनामाइड। तो यहाँ पर देखो याद रखने योग्य तथ्य यही है कि सबसे पहले प्रयोगशाला में पहला जो कार्बनिक यौगिक बना वो बना यूरिया, और इस यूरिया का जो संश्लेषण है वो किया किसने, वोहलर नामक वैज्ञानिक ने। इसलिए इस प्रोसेस को हम वोहलर संश्लेषण कहते हैं। इस वोहलर संश्लेषण के द्वारा ही जैव शक्ति सिद्धांत जो है उसकी अवधारणा पूर्ण रूप से क्या हो गई, समाप्त हो गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिर आई कार्बनिक रसायन की आधुनिक परिभाषा। आधुनिक परिभाषा सबसे पहले अपन ने वहां पर पढ़ा कि ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसमें ऑर्गेनिक जो शब्द है वो ऑर्गेनिक शब्द ऑर्गेनिज्म शब्द से लिया गया है, या ऑर्गेनिज्म शब्द से उसकी उत्पत्ति हुई। और ऑर्गेनिज्म जो शब्द है वो सामान्यतः किसके लिए प्रयुक्त किया गया, जीवधारियों के लिए। ये किसने बताया हमें, बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने। और बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा ही जैव शक्ति सिद्धांत दिया गया। जैव शक्ति सिद्धांत में ये बताया गया कि जो कार्बनिक जो यौगिक होते हैं इनका हम प्रयोगशाला में संश्लेषण नहीं कर सकते, और कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो एक रहस्यमय विधि के द्वारा जीवधारियों के अंदर ही बनते हैं। तो उस चीज का जो खंडन किया वो कर दिया वोहलर नामक वैज्ञानिक ने। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया को प्रयोगशाला में बना। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट जो टॉपिक देखते हैं वो देखते हैं कार्बनिक रसायन की आधुनिक परिभाषा। तो कार्बनिक रसायन की आधुनिक परिभाषा क्या है, देखो कार्बनिक रसायन की आधुनिक परिभाषा। आधुनिक परिभाषा देखो, इसकी अपन डेफिनेशन दे सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन एवं इनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। उसे कार्बनिक रसायन
कहते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन एवं इसके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। अब यहाँ पर देखो एक शब्द है हमारे पास हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, तो यहाँ पर अपन इस शब्द को ले सकते हैं हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? वे यौगिक जो कार्बन में हाइड्रोजन के संयोग से बनते हैं, वे यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग से बनते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वे यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब जो हाइड्रोकार्बन है ये भी दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसको अपन सामान्यतः बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसे बोलते हैं अपन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के हो गए, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और एक दूसरा है हमारे पास असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखो हम यहाँ पर पढ़ते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए अपन कह सकते हैं कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है। कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है? एकल बंध उपस्थित होता है। ये यूं कहें कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध के द्वारा ही संतुष्ट होती है उन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहां पर लिखेंगे ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है या वे
हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकता है, कार्बन की चारों संयोजकता है एकल बंध द्वारा संतुष्ट होती है, एकल बंध द्वारा संतुष्ट होती हैं, उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, या फिर उन्हें हम एल्केन कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में अपन लिख सकते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन या पैराफिन भी कहते हैं, एल्केन या पैराफिन भी कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं? एल्केन या पैराफिन। अब ये जो पैराफिन जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, एक तो है पैरम और एक होता है एफिनस, एफिनिस। पैरम जो शब्द है इसका अर्थ है, पैरम का जो अर्थ होता है वो होता है बहुत कम, बहुत कम। और एफिनस का जो अर्थ है वो होता है यहाँ पर बंधुता या क्रियाशीलता, बंधुता या क्रियाशीलता। यदि इन दोनों शब्दों को हम जोड़ दें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बहुत कम बंधुता या बहुत कम क्रियाशीलता, बहुत कम बंधुता या बहुत कम क्रियाशीलता। यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो बहुत कम क्रियाशीलता दर्शाते हैं, बहुत कम क्रियाशीलता दर्शाते हैं, या फिर ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो अन्य यौगिकों के साथ आसानी से बंध नहीं बनाते हैं या उनसे नहीं जुड़ते हैं या उनसे बंधुता नहीं निभाते हैं। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि अर्थात एल्केन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनकी रासायनिक अभिक्रियाएं, जिनकी रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत कम पाई जाती है, या एल्केन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रति, एल्केन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रति बहुत कम क्रियाशील होते हैं, बहुत कम क्रियाशील होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं? एल्केन या पैराफिन कहते हैं। पैराफिन जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, पैरम और एफिनस। पैरम का जो अर्थ होता है वो बहुत कम से लिया जाता है और एफिनस का जो अर्थ है वो लिया जाता है बंधुता या
क्रियाशीलता से जब इन दोनों शब्दों को अपन मिला देते हैं तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं बहुत कम बंधुता या बहुत कम क्रियाशीलता। फिर इस तथ्य को अपन आधार मानकर यहाँ पर लिख सकते हैं कि अर्थात एल्केन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनकी रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत कम पाई जाती है, जिनकी रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत कम पाई जाती है, या एल्केन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रति बहुत कम क्रियाशील होते हैं। इसी क्रम में अपन देखो यहाँ पर एक चीज और लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक शब्द आया है कार्बन की 4 संयोजकताएं, कार्बन की 4 संयोजकताएं। तो कार्बन की जो 4 संयोजकताएं हैं इसके बारे में तो बता दिया था हमें केकुले ने, एक वैज्ञानिक था, केकुले, इसने हमें बताया कि कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं, कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं। तो ये 4 संयोजकताएं किस आधार पे बताई गई, उसके दो तरीके से अपन महत्व निकाल सकते हैं कि या तो कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 युग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके आधार पर, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि कार्बन अक्रिय विन्यास ग्रहण करने के लिए, अक्रिय विन्यास ग्रहण करने के लिए बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन्स को और ग्रहण करता है। तो उनके आधार पर अपन कह सकते हैं कि केकुले ने कार्बन की 4 संयोजकताएं बताई हैं। लेकिन इन चारों संयोजकताओं के मध्य जो संबंध होता है, जो ज्यामिति का जो संबंध होता है कि चारों संयोजकताएं एक दूसरे से किस प्रकार से व्यवस्थित होती है, किस प्रकार की संरचना बनाती है, तो उस संरचना के बारे में, यानी कार्बन की इन चारों संयोजकताओं की जो ज्यामिति होती है, ज्यामिति जो होती है, इस ज्यामिति के बारे में सबसे पहले बताया वान टॉफ ने। और वान टॉफ ने कहा कि कार्बन की इन चारों संयोजकताओं की जो ज्यामिति होती है वो चतुष्फलकीय होती है। क्या होती है? चतुष्फलकीय। तो कार्बन की इन चारों संयोजकताओं की जो ज्यामिति होती है वो कैसी होती है? चतुष्फलकीय। ये बताया किसने? वान टॉफ ने। और वान टॉफ ने जब कार्बन की इन चारों संयोजकताओं की ज्यामिति चतुष्फलकीय बताई तो फिर वान टॉफ को रसायन के क्षेत्र में, वान टॉफ को रसायन के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार रसायन के क्षेत्र में सर्वप्रथम, रसायन के क्षेत्र में सर्वप्रथम जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो किसे दिया गया था? वान टॉफ ने। क्यों दिया गया? कि वान टॉफ ने कार्बन की 4 संयोजकताओं की जो ज्यामिति है वो बताई थी कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। इस आधार पे वान टॉफ को सबसे पहले रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसी के आधार पे देखो अपन यदि इस यूनिट को कंटिन्यू रखते हैं तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि एल्केन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी का जो प्रथम सदस्य है, एल्केन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी का प्रथम सदस्य, प्रथम सदस्य मेथेन यानी CH4, जो कि सामान्यतः प्राकृतिक गैस के रूप में भी जाना जाता है, प्राकृतिक गैस। अब जैसे जैसे इस श्रेणी में हम आगे बढ़ते हैं तो इस श्रेणी में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो वहां पर CH2 समूह की वृद्धि होती है, CH2 समूह की वृद्धि होती है। और CH2 समूह की जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है तो वहां पर देखो एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरीके से हमें एल्केन के सूत्र मिलते जाते हैं। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि एल्केन श्रेणी का जो सामान्य सूत्र होता है, एल्केन श्रेणी का
सामान्य जो सूत्र है वो है CnH2n+2, CnH2n+2। यहाँ पर जो n है ये क्रम से 1 2 3 4 डॉट 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 हो सकता है। यानी यहाँ पर जैसे जैसे हम n का मान रखते जाते हैं वैसे वैसे एल्केन श्रेणी के उच्चतर सदस्यों की संख्या बढ़ती जाती है और उन सभी सदस्यों में केवल CH2 समूह की ही वृद्धि होती है। अब ये CH2 जो समूह है इसका सामान्यतः जो भार होता है वो 14 अणुभार होता है, इसका 14 ज्यादा हो जाता है, 14 ग्राम या 14 अणुभार एल्केन श्रेणी में वृद्धि हो जाता है। तो आज के लिए हम इस वीडियो में केवल इतना ही पढ़ते हैं। बाकी जो नेक्स्ट जो वीडियो हम अपलोड करेंगे जो पार्ट 2 होगा, उस पार्ट 2 का जो हम शुभारंभ करेंगे वो इस सूत्र से आगे यानी एल्केन श्रेणी के जो अन्य जो सदस्य हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनको हम किस प्रकार से बना सकते हैं उसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। और उसी में अपन कार्बन की जो चारों संयोजकताएं हैं उन चारों संयोजकताओं के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है या फिर एकल बंध जो होता है वो उसकी बंध लंबाई क्या होती है उन सभी के बारे में। यानी एकल जो बंध है ये मजबूत होता है, सिग्मा बंध के रूप में रहता है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है इनकी बहुत कम पाई जाती है क्योंकि ये टूटता ही नहीं, टूटेगा नहीं तो फिर रासायनिक अभिक्रिया भी आसानी से नहीं देगा। तो इन सभी तथ्यों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए आप लोग इतना मैटर को आप लोग पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। आप लोगों की यदि इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप लोग कॉल करके भी मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।